प्रणाम मित्रों, हम लोग ने पिछले वीडियो में डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को कई एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। इसी वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और उसी डेवलपमेंट सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में जानते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। आखिर मैंने यहाँ पर जो टर्म बताया इसका मतलब क्या है। हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ है जिससे हम लोग डेवलपमेंट कर सके और रिसोर्स जो कि हमारे नीड को फुलफिल कर सके, परंतु एक शर्त पर। रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि गोल्ड, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे ज़मीन से निकाल सकते हैं और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है क्योंकि सोने का दाम बहुत ज़्यादा है। और गोल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि वह स्टेटस और प्रॉस्परस होने की निशानी है। यदि किसी के पास गोल्ड है तो लोग उसे स्टेटस और प्रॉस्परस मानते हैं। यदि मैं आपको पूछूं कि गोल्ड की जितनी प्राइस है, क्या उतनी प्राइस वाटर बोतल की भी होगी? हालांकि वाटर भी एक रिसोर्स ही है। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सोना या फिर गोल्ड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और दूसरी ओर पानी जो कि अबंडेंस मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण से उसको कोई मान्यता नहीं देता। हालांकि कई शहर में वाटर रिसोर्स की कमी है, वहाँ पानी इजी टू एक्सेस नहीं है, वहाँ लोग खरीद कर पानी का यूज़ करते हैं। और पानी जितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तब स्टेटस और प्रॉस्परस कोई काम के नहीं। रिसोर्स एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत से इस्तेमाल लाते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे एयर जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वाटर जिसको हम लोग पीते हैं, पेट्रोल जिसको हम लोग बाइक में इस्तेमाल करते हैं जिस एक जगह से दूसरी ओर जा सके। यहाँ तक कि फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स ही है। और सेकंड टर्म है डेवलपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ का इम्प्रूव होना, पहले से बेहतर होना। और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स को किस तरह डेवलप किया जा सके। परंतु सवाल यहाँ ये बनता है कि हम लोग रिसोर्स को किस तरह से एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब है, ह्यूमन नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बनाकर वही रिसोर्स को हम तक पहुँचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में क्रूड ऑयल पाया गया जिसको हम लोग ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको निकाला और इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोलियम जैसे इंस्टीट्यूशन को दिया, जिसको उन लोग ने क्रूड ऑयल से पेट्रोल में कन्वर्ट किया। अब वह इकोनॉमिकली फिजिबल होने के लिए तैयार है, अर्थात वह अभी गाड़ी में डलने के लिए तैयार है। मतलब दोस्तों समझ रहे हो आप, यदि आप कुछ भी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो वो कितना प्रोसेस से गुजर कर आपके पास आया होता है। अब हम लोग जानते हैं रिसोर्स की क्लासिफिकेशन की, किस तरह रिसोर्स को क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आप बताओ कि इस अर्थ में कौन कौन जिंदा है, आप, मैं, पेड़ पौधे। तो ये सारे चीज़ को मिलाकर इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कोई लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है। तो इसी बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग टू डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक मीन जो चीज़ पृथ्वी पर जीवित है और ए बायोटिक मीन जो चीज़ नॉन लिविंग है। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। पहले क्या होता था कि पेट्रोल की प्राइस 73 रुपीज़ 43 पैसे हुआ करते थे। ये 2014 की रिपोर्ट है और तब से लेकर अभी तक 28 रुपये बढ़े हैं और ये ना कभी कम होंगे, हमेशा बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड भी, और पृथ्वी में इतना भी क्रूड ऑयल नहीं बच सका कि हम लोग सारे लोगों के नीड को सेटिस्फाई कर सके। और इसी कारण से हर साल क्रूड ऑयल की डिक्लाइन हो रही है। और इसी बेसिस पर आता है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसको हम लोग टाइम टू टाइम उसको रिन्यू कर सके, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले, जैसे कि सनलाइट, वाटर एंड विंड। और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जो टाइम टू टाइम रिन्यू होता है, जिसको रिन्यू होने के लिए कई सालों का समय लगता है, जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि क्रूड, कोल एंड फॉसिल फ्यूल। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये फिर आगे फोर्थ सब डिवाइडेड होता है, जैसे कि पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। आपका कहीं घर होगा या फिर आप कहीं रेंट में रहते होगे, यहाँ पर जो आपका घर है उसको आपने अपने मेहनत से बनाया है, तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्स और कोई उस पर हक नहीं जमा सकता। और सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्स, जिसका एग्जांपल है पार्क्स, स्कूल्स और अदर पब्लिक सेक्टर, जिसको हर कोई बंदा उसको यूज़ कर सकता है। और थर्ड है नेशनल रिसोर्स, जिस देश में आप रहते हो वहाँ के रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, भारत की कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल तक अर्थात 2.2 किलोमीटर तक की एरिया भारत के कंट्रोल में आएगा। वही कोस्टल एरिया से इंडियन ओशन में 200 नॉटिकल माइल तक जाएं तो उसे हम लोग एक्सक्लूसिव जोन कहेंगे। आपको नाम सुनकर ही समझ में आ रहा होगा, भारत के कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी एरिया हैं, वहाँ से भारत उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है सी से। और वही 200 नॉटिकल माइल से जो बाहर का एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, वहाँ पर अपना भारत को रिसोर्स को अलाउ नहीं होगा। और वही 200 नॉटिकल माइल से जो बाहर का एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, जो कि इंटरनेशनली कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर भारत का हक नहीं है।
अब आपके माइंड में एक ओवरव्यू क्रिएट हो गया होगा कि यदि रिसोर्स है तो डेवलपमेंट होगी। रिसोर्स एक ऐसा चीज है जिसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। रिसोर्स इज द वाइटल रोल टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। लेकिन कई ऐसे लालची लोग हैं जिनके कारण रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। हैव्स एंड हैव नॉट्स, पुअर एंड रिच था तो उन लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभाजन। जिनके पास वेल्थ है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो या फिर अवसर हो, और जिनके पास ये सारी चीजों की कमी हो। जो लोग इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो लोग नहीं कर सकते, जिससे अमीर और गरीब के दो शब्द निकल कर आते हैं। एक ऐसा दिन इमेजिन करो जिस दिन पूरा रिसोर्स वर्ल्ड में खत्म हो गया हो, तो आप उस दिन क्या करेंगे? उस दिन आपकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट आएगा? कमेंट में जरूर बताना। हम लोगों ने ये जान लिया कि कुछ लालची लोगों के कारण रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है, जिस कारण से अमीर और गरीब का शब्द निकल कर आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। उससे पहले हमें समस्या को एक्सेप्ट करना होगा। अब आप एक ऐसी दुनिया की इमेजिन करिए जहां हर एक बंदा रिसोर्स को इजी टू एक्सेस कर पा रहा है, जहां ना ही कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर, और जहां दुबई में जितना प्राइस का आईफोन मिलता है वहां इंडिया में भी उतने ही प्राइस का मिल रहा है। अभी के समय रिसोर्स एक ऐसा चीज है जो कि इंडिविजुअल और कंट्री के यूज के कारण डिप्लेट हो रहा है, जिससे हमारे प्लेनेट के फ्यूचर को खतरा है। आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे हम लोग अपने फ्यूचर को बचा सके? इसका जवाब है रिसोर्स प्लानिंग, जिससे हम अपने लाइफ को सस्टेन रख सकते हैं, जिसकी चर्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, जो कि हमें बताता है कि डेवलपमेंट करो, खूब डेवलपमेंट करो, प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करते हुए भी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखो, वो भी बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि डेवलपमेंट करें तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कैसे ना हो? क्या आपने इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक कार का नाम सुना है? क्या वो भी डेवलपमेंट नहीं है? परंतु क्या वह इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत 1987 में हुआ, परंतु हमें अभी 4 साल पीछे जाना होगा, जब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ब्रूटलैंड अपॉइंट किए जाते हैं वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983 को, जहां अलग अलग देश के 21 लीडर आकर रिसोर्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं। और फाइनली एक आउटकम निकलता है 3 साल बाद 1987 को, जो था ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जो कि आगे बुक के तौर पर पब्लिश हुआ, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। न केवल आज हमें रिसोर्स का ओवर यूज दिख रहा है, बल्कि 1960 से ही लोगों को पता चलने लग गया था कि रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है और हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसी से हमारे इन्वायरमेंट और हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, और उसी में से एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये एक इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसमें 100 हेड ऑफ स्टेट्स आज के दिन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पर मिलते हैं और रिसोर्स कंजर्व करने की बात रखते हैं। बहुत से डिस्कशन करने के बाद एक आउटकम निकल के आता है जिसका नाम था एजेंडा 21, जो कि 172 गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और उसी एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई थी। इसमें बताया गया था कि आगे आने वाले इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज से किस तरह कॉम्बैट। ये सब नॉर्मल नहीं था या फिर ऐसे ही नहीं हुआ था कि सुबह उठे, चलो आज मन किया कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और रिसोर्स को कंजर्व करने की बात रख देते हैं। नहीं, ये सारे बहुत से प्रोसेस होने के बाद किया जाता है। और ये सारे कॉन्फ्रेंस सही मायने में किसी चीज को कंजर्व या फिर बचाने की बात रखने के लिए किया जाता है। जितने भी मूवमेंट किए गए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट को बचाना हो या फिर हमारे लाइफ को सस्टेन रखना हो, केवल और केवल हमारे लिए किए गए। केवल इसकी बात या फिर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। यदि हमें सही मायने में अपने फ्यूचर को सस्टेन रखना है तो हमें एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा और सस्टेन फ्यूचर की ओर एक्शन लेना होगा। एजेंडा 21 आने के बाद जो भी 172 गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने लोकल लेवल पर भी उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यदि हम लोग रिसोर्स इन इंडिया की बात करें तो रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया में। यदि आप देखोगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई एरिया में रिच मिनरल पाया जाता है, जैसे कि कोल एंड फॉसिल फ्यूल। और ऑन द अदर हैंड देखोगे राजस्थान, जहां पर सोलर एनर्जी अबंडेंस मात्रा में, और अरुणाचल प्रदेश जहां ये सारे रिसोर्स की कमी है, परंतु वहां वाटर रिसोर्स अबंडेंस मात्रा में है। तो इससे हम लोग ये जान पा रहे हैं कि भारत में रिसोर्स की कितनी डाइवर्सिटी है। हर एक एरिया की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। कहीं सोलर एनर्जी पाया जाता है, कहीं वाटर रिसोर्स पाया जाता है, तो कहीं फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। परंतु यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि झारखंड जैसे एरिया में मिनरल और कोल अबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं,
तो इससे क्या होगा कि झारखंड के एरिया तो डेवलप हो जाएंगे, परंतु बाकी स्टेट का क्या, जहाँ ये सारे रिसोर्स की कमी है। और जैसे कि किसी एरिया में वाटर रिसोर्स की अबंडेंस मात्रा में है, परंतु और कोई एरिया में वाटर रिसोर्स की कमी है, तो जहाँ पर वाटर रिसोर्स की कमी है तो वो कैसे डेवलप हो पाएगा। तो इसी कारण से हमें पूरे नेशन का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया में रिसोर्स पाया जाता है। और सेकंड, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब आपने रिसोर्स को ढूंढ लिया है या फिर आइडेंटिफाई कर लिया, परंतु अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम उस रिसोर्स को निकाल सकें। ये नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं मैं तो हाथ से ही निकाल लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे आप रिसोर्स को निकाल सके। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं हाथ से ही निकाल लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। और थर्ड है यूज़ ऑफ रिसोर्स। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल लिया था झारखंड का, जहाँ पर अबंडेंस मात्रा में रिसोर्स पाया जाता है। तो वहाँ पर सवाल ये उठा था कि वहाँ का एरिया का तो डेवलप हो जाएगा जहाँ पर रिसोर्स पाया जाता है, परंतु ओवरऑल नेशन का क्या। तो इसी कारण से जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हुआ है, कोई सा भी एरिया हो, वो पूरा ओवरऑल नेशन में लगना चाहिए, ना केवल उस पर्टिकुलर एरिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने कई एफर्ट लगाए हैं रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, परंतु कई जगह हो पाया और कई जगह नहीं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था झारखंड में, जहां पर रिच अमाउंट में मिनरल पाया जाता है या फिर कोल पाया जाता है। तो क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी थी, इसी कारण से झारखंड में उस रिसोर्स को निकाला जा सका। केवल रिसोर्स होने से नेशन डेवलपमेंट नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिससे हम उसे निकाल सके। केवल रिसोर्स होने मात्र से ये डेवलपमेंट नहीं होती कि हमारे पास रिसोर्स है तो हम अमीर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगेन, फिर हाथों से निकालने मत लग जाना। हमारे पास वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उस रिसोर्स को निकाल सकें। जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे एग्जाम्पल लोगे, जहाँ पर रिसोर्स तो अबंडेंस मात्रा में है, परंतु वहाँ पर वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। यदि हम लोग इंडिया के कॉलोनियल पीरियड की बात करें, तब इंडिया में अबंडेंस मात्रा में मिनरल रिसोर्स हर एक चीज़ अबंडेंस मात्रा में था। पूरा भारत पूरा फुलफिल्ड था रिसोर्स से, परंतु तब भी हम इतना अमीर नहीं थे। जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब ब्रिटिश इंडिया पर आए, तो उन्होंने रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया और अपने देश ले गए। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास रिसोर्स होने के बावजूद भी हम गरीब थे। इसी कारण से उनके पास टेक्नोलॉजी होने के कारण वो इंडिया आए और रिसोर्स को निकाल कर अपने देश ले गए। हर एक स्टेट या फिर हर एक कंट्री अपने अपने रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान, जहाँ सोलर एनर्जी पाया जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जहाँ वाटर रिसोर्स पाया जाता है। कई छत्तीसगढ़, कई राजस्थान, जहाँ कोल रिसोर्स पाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह स्टेट और कंट्री को कंपेयर किया जाता है, कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं, कि कौन सा स्टेट डेवलप है या फिर कौन सा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस कंट्री या फिर जिस स्टेट में ज़्यादा रिसोर्स पाया जाता है तो वो कंट्री डेवलप होगा, तो ऐसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्लास दिया और बोला कि उन स्टूडेंट को कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी बेसिस पर आप बच्चों को कंपेयर या फिर स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। परंतु जब हम लोग कंट्री की बात करते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं या फिर एवरेज इनकम को देखते हैं। सिंपल सा फंडा है, वहाँ का एवरेज इनकम निकालने के लिए वहाँ की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो आपका एवरेज इनकम निकल जाएगा। जैसे कि मान लो एक कंट्री है जहाँ पर 6 लोग रहते हैं। पहले वाले की इनकम 400 है, दूसरे वाले की इनकम 600 है और तीसरे वालों की 300 है और चौथे वाले की इनकम 700 है। पांचवें वाले की इनकम 100 है और छठवें वाले की इनकम 500 है। तो यहाँ पर टोटल इनकम हो गया 2600 और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं? 6 लोग। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 434। तो ये निकल गया हम लोगों का 6 लोगों की कंट्री का पर कैपिटा इनकम। इसी तरह यदि हम लोग भारत का पर कैपिटा इनकम निकाले तो उसका आएगा 2.4 लाख और यहीं पर हमें टोटल इनकम को नेशनल इनकम लेना होगा। इसी बेसिस पर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं जो कि हमें बताता है कि उस कंट्री के लोग अप्रॉक्स कितना कमाते हैं। इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्लोबली इंडिया 138 रैंक पर आता है और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश है लग्जमबर्ग, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इनकम ज़्यादा है और लोग खुश हैं। यदि हम लोग स्टेट की बात करें 2025 के रिकॉर्ड के हिसाब से सिक्किम स्टेट अभी के समय हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है।
जहाँ के लोग ज्यादा कमा रहे हैं आज कम्पेयर टू द अदर स्टेट ऑफ इंडिया। परंतु यहाँ ना केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर स्टेट को कंपेयर किया जाता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं या नहीं, वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पैदा होते ही मर जाते हैं। और भी कई सारे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को पब्लिक फैसिलिटी मिल रही है या फिर नहीं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने इसकी बात डेवलपमेंट के पहले वीडियो में की थी। और साथ ही साथ पब्लिक फैसिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जेब में पैसा हमें वह चीज़ नहीं खरीद के दे सकता जो कि हमें रियल लाइफ में जीने के लिए ज़रूरत है। हम पैसे से हर वो मटेरियल चीज़ खरीद सकते हैं परंतु नॉन मटेरियल चीज़ नहीं खरीद सकते, जैसे कि फ्रीडम, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी। आप पैसे से मास्क खरीद सकते हैं परंतु पोल्यूशन को रोक नहीं सकते। आप पैसे से डिजीज से बच सकते हैं परंतु तब जब आपका कोई देखभाल करने वाला हो। कई जगह हॉस्पिटल नहीं है और है भी तो वहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिलती। बाहर से टूरिस्ट आकर इंडिया में सस्ते में इलाज करके चले जाते हैं और दूसरी ओर देखें तो इंडिया के लोगों के पास ही खुद के पैसे नहीं है कि वो अपने इलाज कर सके। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ट्रांसपोर्ट सर्विस आज के समय यूज करना खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो कभी प्लेन एक्सीडेंट में, कभी पहलगाम अटैक में तो कभी अमीर बाप के बेटे के पोर्चिस गाड़ी में, तो कभी मैन होल पर गिरकर तो कभी विक्ट्री सेरेमनी पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है और ये किसकी गलती है? कोई भी समझदार इंसान, यहाँ तक कि कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की है। सरकार को पब्लिक फैसिलिटी और प्रॉपर एजुकेशन को बढ़ावा देना हो। लोगों की जिंदगी को सस्ता ना समझकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है या फिर नहीं। और सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा नहीं बल्कि सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। यहाँ हमारी सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और दूसरी ओर डीप सी माइनिंग की बात करता है। लिटरली आपको विश्वास नहीं होगा कि डीप सी में ऐसे ऐसे क्रिएचर रहते हैं, यदि हम लोग डीप माइनिंग करें तो उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है। हम लोगों ने आज तक केवल 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है। अभी तक 95% ओशन अनजान है। हमारी गवर्नमेंट डीप सी माइनिंग केरला में प्लानिंग कर रही है जिससे इकोनॉमिकली और सोशली इंडिया को रिसोर्स की कमी ना हो। परंतु क्या ये गवर्नमेंट सही कर रही है? हर किस नहीं, हम इंसानों ने हमेशा हम अपनी डेवलपमेंट की बात करते आए हैं परंतु जब हम लोगों ने अपनी फ़ायदे के बारे में सोचा है तब इन्वायरमेंट इफेक्ट हुआ है। और यही चीज़ यदि हम लोग डीप सी में करने लग गए तो वहाँ के क्रिएचर जो कि आज तक अनजान थे तो हमारी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को खतरनाक इम्पैक्ट पहुँचेगा। महात्मा गांधी ने भी प्राउडली कहा था, देयर आर इनफ रिसोर्स फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट ओनली एनीबॉडी ग्रीड्स। हमारे पृथ्वी में हर वो सफिशिएंट रिसोर्स है जिससे हम लोग डेवलपमेंट कर सके परंतु हमारे लालच को नहीं। ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। इसी तरह मैंने एक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है हिस्ट्री ऑफ ओडिशा के बारे में, जिसमें मैंने बताया है कि ब्रिटिश राज के दौरान ओडिशा की क्या स्थिति थी, किसने उस पर रूल किया और कैसे एक्सप्लॉइट हुआ और किस तरह ओडिशा स्टेट अंडर डेवलप से डेवलप हुआ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।